इसमें आपको मिल सकते हैं, यहाँ पर सब मिल रहे हैं। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन मिलेंगे और वो जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होंगे वो सब होंगे प्रैक्टिस सेट 40 के। जो 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें के जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है उन्हीं को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो स्क्रीन पर नहीं हो सकते थे, इसको मैं अलग से इसीलिए कर रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास में पहला न्यूमेरिकल का 21 नंबर का क्वेश्चन है ये। लेकिन हाँ, अगर आवाज़ नहीं आ रही हो तो आप ईयरफोन या हेडफोन का यूज़ ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन ये हमारा 21 नंबर का है, उसमें आ, वा एवं सा यानी 3 साझेदार हैं, ए, बी, सी, ये पार्टनर हैं। फर्म में पार्टनर हैं, अभी किस अनुपात में है वो यहाँ 5:3:2 यानी 5:3:2 के रेशियो में ये साझेदार हैं, पार्टनर हैं। इनमें से जो है बा फर्म में से निवृत्त होता है, यानी वो फर्म को छोड़ रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है इसका, ये रिटायर हो रहा है, यानी कुछ कारण कुछ भी हो लेकिन ये फर्म को छोड़ रहा है। आ एवं सा अपने पूर्व का ही अनुपात रखना चाहते हैं। आ एवं सा का नया अनुपात होगा। अब ये नया अनुपात जो होगा वो कैसे होगा, कितना होगा, क्या होगा, वो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। हालांकि कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही सॉल्व भी हो सकता है, फिर भी मैं यहाँ इसको सॉल्व करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये जो सॉल्व होगा इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम पार्टनर्स देख लें कितने पार्टनर हैं। पार्टनर हमारे पास में ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर हैं, जिनका जो रेशियो है वो रेशियो है 5:3:2 ये है। अब इसको हम चाहें इस तरह से समझ, पहले तो हम यहाँ खुद ही समझ रहे होंगे कि ए का जो है 5, बी का 3, सी का 2। फिर भी अगर ना समझ में आए, पहली बात तो सब लोग आराम से समझ रहे होंगे, फिर भी इसके लिए मैं यहाँ लिखे देता हूँ ए, बी और सी। यहाँ बात आती है कि जो बी है ये सेवानिवृत्त हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है तो इसको हटा देंगे। तो अब यहाँ पर देखें रह कौन कौन गया, ए और सी, यानी ए और सी ये दोनों रह गए, और जो बी है वो यहाँ से हट जाएगा। तो इन दोनों का जब यहाँ से ये हट रहा है तो इसका रेशियो भी हट जाएगा। तो इस तरह से जो होगा 5:2 यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है, और रेशियो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं, सी इसका राइट ऑप्शन होगा, 5:2। प्रैक्टिस सेट 40 का ही अगला जो क्वेश्चन है वो 22 नंबर पर, और 22 नंबर पर क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। आ एवं बा 7:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हुए साझेदारी में हैं। सा को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है, यानी आ और बा पहले से हैं, सा को जो नया साझेदार बनाया जा रहा है, तो सा के पक्ष में आ अपने हिस्से से 1/7 भाग का त्याग करता है तथा बा अपने हिस्से का 1/3 भाग का त्याग करता है। लाभ विभाजन का नया अनुपात क्या होगा। अब इसको देखें कैसे सॉल्व हम यहाँ करेंगे। ए और बी हमें यहाँ पर देखना है, पहले जो साझेदार हैं, पार्टनर हैं, वो ए और बी हैं, जो कि 7:3 के रेशियो में बांटने हैं। अगर इसका हम विस्तार करें तो विस्तार जो होगा वो होगा 7/10:3/10, ये इनका रेशियो है। अब बात आती है कि ए का जो प्रभाव पड़ेगा वो ए का कितना प्रभाव पड़ेगा तो वो यहाँ दे ही रखा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि ए का जो नया अनुपात होगा वो कितना होगा वो हमें देखना है। तो न्यू रेशियो या न्यू शेयर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, न्यू शेयर ऑफ ए का नया भाग। मैं यहाँ डायरेक्टली आपको यहाँ पर निकाल के इसको दिखाऊंगा। इसके लिए हम क्या करें, पहले हम ए का पार्ट देख लें। ए का जो पार्ट है वो है 7/10, ये इसका पार्ट है। अब इसमें से इसका जो पार्ट माइनस ये दे देगा, जो सा को दे देगा, सी को दे देगा, वो माइनस कर लो तो इसका न्यू पार्ट निकल आएगा। लेकिन माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने भाग का 1/7 भाग देगा। तो क्या करेंगे, इसका अपना भाग है कितना, 7/10, जो कि पहले से ये है। अब इसी का ये 1/7 भाग सी को दे देगा। जब ये 1/7 भाग सी को दे देगा तब इसके पास में अब क्या बचेगा, इसे हमें सॉल्व कर लेना। तो ये 7/10 ऐसे ही रहेगा, माइनस इनको हम देखेंगे तो ये गुणा हो जाएगी, 7 एकम 7/7 ये, और ये चीज़ें कट रही हैं, 7 एकम 7 और 7 दाई 70। तो इस तरह से ये संख्या जो निकल के आ रही है 7/10 माइनस 1/7
10 बराबर ये जो निकल के आएगी इसमें से लेस कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास में 6/10। ये तो ए का नया भाग हो गया। अब इसी तरह से अब हम देखेंगे बी का नया भाग। तो इसी तरह हम लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ वी। सेम इसी तरह से निकालेंगे। पहले इसका पुराना भाग देख लें कि पुराना भाग इसका बी का कितना है। तो पुराना भाग यहाँ पर मैंने निकाला ही है ये 3/10। तो 3/10 में से ये इसका पुराना हो गया 3/10। अब ये यहाँ पर कितना इसको भाग त्यागना था, तो 1/3 भाग इसको त्यागना था। बाप ने इससे 1/3 भाग त्यागेगा। तो इसमें से लेस कर देंगे। लेस करने का तरीका वही होगा जो यहाँ पर था। क्या करेंगे, इसी में से यानी 3/10 का 1/3 भाग यहाँ से लेस हो जाएगा। इसको जब लेस करेंगे तो क्या होगा, 3/10 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस इनकी गुणा हो जाएगी। 3 एकम 3 और 10 तियाँ 30 और ये संख्या कट जाएंगी। 3 एकम 3, 3 ढाई 30। तो इस तरह जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास बचेगा क्या, वही इसमें से इसको लेस कर दिया जाएगा। यानी 3/10 माइनस 1/10 बराबर ये बचेगा 2/10। अब सी का हम भाग देखें तो सी का भाग कितना हो रहा है। सी ने 1/7 भाग तो ए से लिया है, तो 1/7 प्लस 1/3 भाग, ये वाला 1/3 भाग बा से लिया है, तो 1/3। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 1 और 1 2 और 7 और 3 10, ये हो गया। अब इस तरह से अगर न्यू रेशियो की तरफ हम देखें, न्यू रेशियो बराबर, पहले हम ए का लिख लें क्योंकि हमें ए का ही तो ए बी सी का देखना है। तो ए का जो निकल के आया था, ए का निकल के आया था 6/10, तो हमने लिख लिया ये 6/10 अनुपात। बी का निकल के आया था 2/10, तो 2/10 और सी का निकल के आया था 2/10। इस तरह से रेशियो हो गया। अब हम यहाँ के क्या करेंगे, 10 तो इसमें कॉमन है, सब में ये हट जाएगा। जब 10 कॉमन है तो बचेगा क्या, 6:2:2। अब ऑप्शन को हम देख लेंगे। ऑप्शन इसमें से अगर दे रखा है तो राइट आंसर यही है, अगर नहीं दे रखा है तो इसको थोड़ा हम सॉल्व और कर लेंगे। जब सॉल्व हम करेंगे, फिलहाल इसमें का ऑप्शन नहीं दे रखा है क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस तरह का। जब नहीं है तो हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व तो हो ही गया। करना ये है कि ये संख्या हमारे पास में है, 2 से सारी संख्याएं कट रही हैं, तो 2 तियाँ 6 यानी 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 रेशियो 2 एकम 2। इस तरह से ये रेशियो हमारे पास निकल के आ रहा 3:1:1 और यही यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब इस ऑप्शन को हम देख लें कि ये ऑप्शन किस नंबर पर आ रहा है। तो ये ऑप्शन जो आ रहा है, बी ऑप्शन पे आ रहा है 3:1:1। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो बी हो गया। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक लिमिटेड कंपनी, ये शेयर से संबंधित हो गया। एक लिमिटेड कंपनी ने 100 अंशों जो पूर्णतया याचित थे, यानी जिन पर पूरी धनराशि की मांग कर ली गई थी, का अपहरण कर लिया। अपहरण क्यों कर लिया, जिन पर 4 रुपये प्रति अंश अदत्त थे, यानी 4 रुपये की धनराशि की मांग प्राप्त नहीं हो पाई है। इनमें से 50 अंश 8 रुपये प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित किए गए। पूंजी संचय में कितना रुपया हस्तांतरित होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 200, यहाँ पर राइट आंसर है, लेकिन ऐसे नहीं पता किया जा सकता। इसके लिए हमें इसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं पता होगा। सबसे पहले हम हरण का इसका लेखा करेंगे। जब हरण का लेखा किया जाता है तब लेखा होता है शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू उस धनराशि को क्रेडिट किया जाता है जो प्राप्त नहीं हुई है। तो टू उसे बोला जाता है कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट। और फिर एक अकाउंट को यहाँ क्रिएट किया जाता है हरण को, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब बात आती है इनके रुपए लिखने की। तो रुपए शेयर पूंजी खाते में वो लिखे जाते हैं जिसकी मांग कर ली गई है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज आपको कंफ्यूज करेगी, इस क्वेश्चन में रुपए नहीं दिए गए हैं कि एक अंश जो है वो था कितने का, लेकिन वो चीज हम यहाँ से
गैस कर लेंगे कि 8 रुपये प्रति अंश में निर्गमित किया गया है पुनर्निर्गमन, तो इसका मतलब शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का था। अब जब 10 रुपीज़ का था तो उसको हम देखेंगे किस तरह से क्या करेंगे। 100 हमारे पास शेयर हैं, 10 के हिसाब से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अमाउंट जो हमारे पास आ जाएगा 1000 हो जाएगा। अब इस 1000 में से हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि 4 रुपये प्रति अंश के हिसाब से यहाँ पर आदत था, कितने अंशों का? 100 अंशों का। तो इसकी हम गुणा कर लेंगे तो ये संख्या हमारे पास निकल के आती है 100 चौक 400, यहाँ पे 400। अब बात आती है कि आखिर जब्त किसको किया गया है? तो जब्त उस धनराशि को किया जाता है जो प्राप्त हुई होती है। भई ये इतने का ये माँग की गई है, ये प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर प्राप्त क्या हुआ? इस 1000 में से इसको हम लेस कर देंगे, तो ये बचेगा 600 रुपए, यानी 600 रुपए को जब्त किया गया है। इस 600 रुपए की धनराशि को जब्त कर लिया गया कंपनी के द्वारा। अब बात आती है कि इसका पुनर्निर्गमन किया गया। जब इसका पुनर्निर्गमन किया जाएगा, तब जो इसका लेखा होगा, वो लेखा, क्योंकि मैं यहाँ स्पष्टीकरण जो होता है इसका वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, केवल यहाँ पर समझाना ही है खाली। तो इसको हम क्या करेंगे, जब पुनर्निर्गमन होता है तो धनराशि तो बैंक में ही आती है, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता है, बैंक अकाउंट डीआर। और जो फोर फीचर अकाउंट होगा, इसको भी बैंक के साथ में ही डेबिट कर दिया जाता है। शेयर फोर फीचर अकाउंट। अब यहाँ क्रेडिट जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट होता है शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस तरह से हमें इनमें लेखा देखना है, तो इनकी धनराशि जो हम देखेंगे वो किस तरह से देखेंगे। ये यहाँ पर लिख गया है बैंक अकाउंट, यहाँ शायद अभी दिखाई नहीं देता, अब दिख रहा होगा बैंक अकाउंट डी आर, शेयर फोर फीचर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात आती है कि अब यहाँ पर हम धनराशि जो लिखे हैं वो कैसे कैसे करके लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो पुनर्निर्गमन किया गया वो कितने का किया गया। तो पुनर्निर्गमन किया गया 50 अंशों का 8 रुपये प्रति अंश के हिसाब से, तो इनको मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, तो 5 अट्ठे 40 यानी 400 रुपये का ये धनराशि यहाँ पर ये हो गई। ये मैंने 400 रुपये यहाँ पर लिख दिया जो कि डेबिट होगा। लेकिन अब दूसरी बात आती है, आखिर होना कितना चाहिए था। ये तो 8 रुपए के हिसाब से है, जबकि सारा कुछ पहले 10 के हिसाब से था, तो अब भी 10 के हिसाब से हमें देखना चाहिए और पूंजी में 10 के हिसाब से ही दिखाया जाएगा। जब 10 के हिसाब से हम देखेंगे तो शेयर तो 50 है, 10 की हम 50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा इसकी करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा, और 500 रुपये यहाँ पूंजी खाते में होगा। अब जो इतना डिफरेंस है वो चला जाएगा हरण खाते में, फोरफीचर अकाउंट में, तो 500 में से हम 400 को हटा देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 100। इस तरह से ये 100 रुपये यहाँ पर ही आ जाएगा। इसके बाद फिर अब लेखा होगा पूंजी संचय खाते के लिए कि पूंजी संचय खाते में कितना लिखा जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पूंजी संचय में जो लिखा जाता है वो फोर फीचर का लिखा जाता है, इसलिए फोर फीचर अकाउंट को डेबिट किया जाता है शेयर फोर फीचर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये लेखा यहाँ पर होता है। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि यहाँ आखिर धनराशि कितनी आएगी। तो धनराशि यहाँ कितनी आएगी उसको हम यहाँ पर देखें, इस तरह से इसको धनराशि को निकालते हैं कि पहले हम देखें शेयर कितने हमारे पास में थे। जब 100 शेयर थे, जब 100 शेयर हैं तो 100 शेयर पर जो जब्त किया गया है धनराशि को वो 600 रुपये जब्त किया गया है। 600 यानी 100 शेयर थे तो फिर 600 रुपये को जब्त किया गया। लेकिन यहाँ पर जब पुनर्निर्गमन किया गया तो 50 शेयर का री इशू किया गया,
जब 100 का 600 है तो 50 का कितना होना चाहिए? जस्ट आधा हो जाएगा, यानी 300 रुपए। इस तरह से 300 रुपए हो जाएगा। अब आगे की अगर हम बात करें तो आगे अब यहाँ पर क्या होना है? तो यहाँ पर अब ये होना है कि ये जो 300 रुपए हैं, इस 300 में से हम लेस कर देंगे कौन सा? जो हमने यहाँ पर 100 रुपए ये निकाला था, जो री इशू में निकल के आया था 100 रुपए फॉर फ्यूचर का, इसको हम यहाँ से लेस कर देंगे 100। जब इसको लेस कर देंगे तब ये हमारे पास में रुपए बनता है 200। यही 200 रुपए यहाँ पूंजी संचय खाते में लिखा जाएगा 200 200। अब ऑप्शन में आप यहाँ देख लें, ऑप्शन में 200 जिसमें है वही ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन जो राइट है वो है यहाँ पर 200 रुपए। तो इस तरह से हमारे पास पूरा सॉल्यूशन ये हो चुका है। यहाँ दिख रहा होगा पूरा सॉल्यूशन ये, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ मेरे पास कोई साधन नहीं है, बिना साधनों के ही मैं इनको दे रहा हूँ आपको। इस सेट का अगला क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन था 1 जनवरी 2020 को रहतिया यानी स्टॉक का मूल्य 7,000 रुपये था। जनवरी में 23,000 रुपये का रहतिया और क्रय किया गया एवं उसी समय अवधि में विक्रय की जो लागत है वो 21,000 रुपये थी। अब इन चीज़ों से हमें क्या करना है? 31 जनवरी 2020 को रहतिया का मूल्य क्या था? 31 जनवरी की बात हो रही है तो यानी कि अंतिम, और 1 जनवरी को दे रखा है तो स्टार्टिंग, यानी ओपनिंग स्टॉक ये है, ये क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पर बात पूछी जा रही है। तो इसके लिए एक फार्मूला यहाँ लगाया जाता है, वो फार्मूला देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये फार्मूला लगाया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी विक्रित माल की लागत इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन हमें आवश्यकता है क्लोजिंग स्टॉक की, तो हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास में, हम इसको पहले ले लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू, ये चीजें हमारे पास ऐसे ही रह जाएंगी, तो इनको हम इसी तरह से लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो इधर आ चुका है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जो कि माइनस होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये इस फार्मूले को हम लगा करके बिल्कुल इसको पता कर सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए अब हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ही तो हम निकाल रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना होना चाहिए? वो हमारे पास में 7,000 है, तो हम 7,000 ऐसे ही लिख देंगे। 7,000 प्लस परचेस है हमारे पास में 23,000 क्रय किया गया है, तो 23,000 माइनस हम कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो कितना है? यहाँ लिखा है विक्रित माल की लागत 21,000 है, तो 21,000 रुपये ये हो जाएगा। अब इन्हीं को हमें क्या कर लेना है? हमें बस कैलकुलेट कर लेना है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 7 और 23 हो जाता है 30,000 माइनस 21,000 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 9,000। यही हमारे पास आंसर है। अब ऑप्शन में हमें देख लेना है कि ऑप्शन कौन सा है, उसी ऑप्शन को हम राइट कर देंगे। डी राइट आंसर है इसमें। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये रहा, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 38 नंबर का ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 40 का। यदि मूल लागत 50,000 रुपये तथा, जिसको प्राइम कॉस्ट बोला जाता है, तथा कारखाना लागत 70,000 रुपये है एवं कार्यालय व्यय कारखाना ऊपरी व्यय का 50% हो, तो उत्पादन लागत होगी। क्वेश्चन आपने देख लिया।
सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसी हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमारे पास में दिखाई दे रहा है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट है कितना, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 50,000 रुपये क्वेश्चन में दे रखा है ये। और जो फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है वो है हमारे पास 70,000 रुपये। और कार्यालय व्यय जो है वो कारखाना ऊपरी व्यय का है, तो कार्यालय व्यय हम देखें। अब कार्यालय व्यय ऑफिस ऑफिस ओवरहेड। अब जो ऑफिस ओवरहेड जो है वो है किसका, यहाँ पर खुद दे रहा है कारखाना ऊपरी व्यय का 50% है। यहाँ हम लिख देते हैं 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ये अब इस तरह से जो हम निकालेंगे, ये हमारे पास में किस तरह से निकल के आएगा, इसको हमें देखना है। ये चीज़ें हमारी यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं। आगे अब हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट को देखेंगे। और प्राइम कॉस्ट जो हमारे पास में है वो है 50,000 रुपये। इसमें ऐड कर दिया जाता है, और ऐड हम इसमें क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ मैंने वहाँ से लिख दिया है, यहाँ से हटा करके, क्योंकि यहाँ पर जगह हमारे पास भरपूर हो जाएगी। तो ये हमारे पास कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इस चीज़ को हमें देखना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर देखा जाता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 50 70 यानी 20, यानी 20,000 रुपये। अगर इनको हम प्लस कर दें, इनको अगर हम प्लस कर दें तो ये हमारे पास निकल करके आ रहा है 70,000 रुपये। ये हमारे पास 70,000 रुपये आता है। और जो ये 70,000 रुपये हमारे पास आता है, ये तो हो गया हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास जो 70,000 निकल करके आ रहा है, पहले इसको देखें ये क्या है। तो ये है हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट। ये हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट है, जो कि इस तरह से हमारे पास जो 70,000 रुपये यहाँ पर दे रखा था पहले से ही, वही हमारे पास में ये है। अब हमें क्या करना होता है, इसमें फिर हमें ऐड करना होता है। जो हमें यहाँ ऐड करना है वो करना है ऑफिस ओवरहेड, कार्यालय ऊपरी व्यय। तो ऑफिस ओवरहेड। लेकिन अब ये हम लाएं कहाँ से, ये हम इसको लाएंगे कहाँ से। तो ये जो था फैक्ट्री ओवरहेड का 50% था। फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास 20,000 है, ये हमारे पास 20,000 है। तो इस 20,000 का हमें 50% निकालना है। वही ये 20,000 है, 20,000 का हमें 50% निकालना है। 0 से 0, 0 से 0, तो ये हो गया 2 पंजे 10, यानी 10,000। ये 10,000 रुपये यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 80,000। ये 80,000 रुपये ही हमारे पास में इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है उत्पादन
लागत यानी प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कि हमारी यही होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट ये हमारे पास 80,000 निकल के आ रहा है और ये हमारे पास ऑप्शन में है डी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा डी। इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास पूरा सॉल्व है। तो इस सेट का अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 39 पर था कि मिस्टर राम को 4000 इकाइयां क्रय करनी है। इनका वार्षिक उपभोग 4000 इकाइयां है। आदेश लागत 80 रुपये एवं रख रखाव लागत वर्ष में 4 रुपये है। प्रति इकाई के हिसाब से होता है। आर्थिक आदेश मात्रा होगी, अब कितनी होगी ऑप्शन दे रखे हैं, अब ऐसा नहीं पता कर सकते। इसका हमें सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन के लिए हमें एक फार्मूले की आवश्यकता पड़ने वाली है और फार्मूला हमारे पास में है अंडर रूट 2 गुणा वार्षिक उपभोग गुणा आदेश लागत और बटे में रख रखाव की जो लागत है प्रति इकाई के हिसाब से वो। इस हिसाब से इस फार्मूले में जब हम इस चीज़ को लगाएंगे तो ये संख्या हमारे पास में आएगी इस तरह से, जैसे यहाँ पर दे रखा है 2, तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 2। वार्षिक उपभोग, तो वार्षिक उपभोग जो है वो 4000 इकाइयाँ हैं, तो हमने ऐसे लिख लिया 4000 इकाइयाँ हैं, तो 4000। अब आदेश लागत, तो आदेश लागत यहाँ पर 80 दे रखा है, दिखाई दे रहा होगा 80, इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा और बटे में हम कर लेंगे 4। इस तरह अब हम इन सब की आपस में गुणा कर देंगे। जब इनकी आपस में हम गुणा करेंगे तो 1 2 3 4, 4 तो हमारे पास 0 हो गए, 1 2 3 4, इनकी आपस में हम गुणा कर देंगे। 2 चौक 8 और 8 यहाँ पर है, तो 8 8 64, इस तरह से 64 यानी 4,40,000 है और बटे में हमारे पास 4 इकाइयाँ थीं, तो 4 हमने यहाँ पर ये रख रखा है। इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये संख्या हमारे पास में आएगी 4 एकम 4 और यहाँ हमारे पास बचा 2, 24 हो गया। 4 छंग 24, 4 जीरो हमारे पास ऐसे ही आ गए। ये संख्या हमारे पास है। इसका अब हमें वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। तो जब इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो वर्गमूल जो हमारे पास आएगा वो आता है 4 चौक 16, तो 4 ऐसे ही आ गया। अब कितना यहाँ पर हमारे पास बच रहा है, वो बच रहा है हमारे पास 1 2 3 4, ये हमारे पास आ गया। नहीं, जो वर्गमूल जो आएगा वो इसमें जीरो ये भी हट जाएंगे, क्योंकि 4 जीरो हैं तो 4 के 2 ही रह जाएंगे, तो इस तरह से ये 400। अब 400 इकाइयाँ हमारे पास में आंसर आ रहा है। अब 400 इकाइयाँ देख लें किस ऑप्शन में है, वही ऑप्शन हमारा राइट होगा। 400 जो इकाइयाँ दे रखी हैं ऑप्शन डी में दे रखी हैं, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ सॉल्व हो चुका है। तो इस सेट का अगला क्वेश्चन हमारे पास है 66 नंबर के नंबर पर ये क्वेश्चन है। यदि औसत वसूली अवधि 15 दिन है और औसत पुस्तकीय प्राप्यताएं 45,000 रुपये हैं, तो कुल वार्षिक उधार बिक्री होगी। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन ऑप्शन को ऐसा नहीं बताया जा सकता जब तक इसका सॉल्यूशन ना हो। तो इसका सॉल्यूशन हम कराएंगे और सॉल्यूशन कराएंगे तो देखें इस पर हमें एक फार्मूले की आवश्यकता पड़नी है और वो फार्मूला हमारे पास में है औसत वसूली अवधि ज्ञात करने का। औसत वसूली अवधि बराबर औसत प्राप्यताएं बटे कुल वार्षिक उधार बिक्री गुणा 360, ये याद रखना होगा 360। इसी में हम सारी चीज़ों को लगा देंगे। तो यहाँ पर जो औसत वसूली अवधि यहाँ पर कहा जा रहा है तो ये 15 दिन है, यहाँ पर दे रखा है 15 दिन। 15 दिन बराबर औसत प्राप्यताएं, तो औसत प्राप्यताएं जो हमारे पास में है वो 45,000 रुपये दे रखी है, तो उसको हम 45,000 रुपये लिख देंगे, 45,000 और बटे में कुल उधार बिक्री। तो यहाँ पे हमें कुल उधार बिक्री कुछ दी नहीं गई है, कुल उधार बिक्री यहाँ पर नहीं दी गई है,
उसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा, कुल उधार बिक्री गुणा में 360 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जो तिरछी गुणा होती है उसको अगर हम कर लें, क्योंकि हमें यही चीज़ तो ज्ञात करना है, तो इसको हम सबसे पहले ले लें। और इसको करने का तरीका आपके पास पूरी तरह से है कि इसकी हम जब तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो ये तो गुणा में आ जाते हैं इस तरह से। यहाँ पर बटे में हम 1 कर सकते हैं, इनको इस तरह से कर लिया जाए। तभी हमारे पास आएगा 15 दिन गुणा कुल उधार बिक्री बराबर, भाई इनको हम ऐसे ही का ऐसे ही रखेंगे, 45,000 गुणा 360। हमें तो ये चीज़ पता करनी है, तो ये जो 15 है ये इसके बटे में चला जाएगा, इस तरह से जाएगा ये, कुल उधार बिक्री बराबर 45,000 गुणा 360 बटे 15। अब इस तरह से हमारे पास में क्या करना है, हमें या तो हम इससे इसको काट लें, काटने के बाद जो भी कुछ आए उससे गुणा कर देंगे। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, 15 तिया 45, 3 जीरो बचा, वो 3 जीरो ऐसे ही आ जाएगा। ये संख्या हमारे पास कट चुकी है, इनकी आपस में हम गुणा कर देंगे, तो 1 2 3 4 4 जीरो हमारे पास हैं, वो 4 जीरो हम ऐसे ही लगा देंगे। अब जो बचा वो इसकी हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। ये हमारे पास में राइट आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब देख लेते हैं ये कितना हो जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10,80,000 रुपए। अब हमें ऑप्शन पे आ जाना है, ऑप्शन पे हमें देख लेना है कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट आ रहा है उसके हिसाब से। तो ये राइट आंसर हो रहा है हमारा ए, 10,80,000 रुपए। तो ये थे हमारे पास में प्रैक्टिस सेट 40 के न्यूमेरिकल, जो कि आपके सामने सॉल्व हो चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं वीडियो को जो बना रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसे साधन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको दे दिए जाएँ, इम्पोर्टेंट हैं। और देखते हैं कि अगली वीडियो फिर मैं अभी शुरू करता हूँ। फिलहाल इनको क्वेश्चनों को आप अच्छे से पक्का करें।